हेलो एवरीवन। मेरा जो आईवीएफ है वो 2023 में ही हुआ था और अब मेरा 5th मंथ स्टार्ट होने वाला है। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा अभी 16th वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का। और मेरा जो आईवीएफ है वो जैन से ही स्टार्ट हो गया था। तो जैसे आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो आईवीएफ में मतलब प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आईवीएफ में प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि वो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी नहीं होती। इस वजह से जो प्रोजेस्टेरोन आईवीएफ क्लिनिक वगैरह हमें देते हैं वो इंजेक्शंस, टैबलेट्स या वजाइनल जेल के थ्रू वो हमें प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो आईवीएफ क्लिनिक पे या मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। वैसे तो आईवीएफ में ज़्यादा चीज़ें मतलब सेम ही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी होती है। वो क्लिनिक पे डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल कुछ हॉस्पिटल्स में कई बार इंजेक्शन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद नहीं भी देते हैं, ना ब्लड थिनर ना प्रोजेस्टेरोन। वो सिर्फ मेडिसिन या वजाइनल जेल वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर आईवीएफ क्लिनिक में इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं और ज़्यादातर तो ब्लड थिनर होते हैं। और किसी को जेस्टोन के या सस्टेन के इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन मिलते हैं, पर कोई कोई डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस नहीं रिकमेंड करते हैं। सिर्फ टैबलेट, वजाइनल जेल और ब्लड थिनर के इंजेक्शंस वगैरह ही होते हैं और बाकी अदर मेडिसिन्स। इसलिए आपका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़र कर सकता है मेरे ट्रीटमेंट से या किसी और के ट्रीटमेंट से। तो मैं यहाँ इस वीडियो में सिर्फ अपना ट्रीटमेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था। मेरा जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 31 मार्च 2023 को हुआ था और मुझे ट्रांसफ़र से 5 डेज़ पहले से ही प्रोजेस्टेरोन और ब्लड थिनर के इंजेक्शन दोनों ही लगने चालू हो गए थे। और मुझे जेस्टोन का इंजेक्शन लगता था शुरू में। पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से 5 डेज़ पहले जो मुझे लगा था वो लगातार लगा था जेस्टोन का इंजेक्शन और ब्लड थिनर। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से मुझे जेस्टोन का ऑल्टरनेट डेज बोला था कि एक दिन छोड़ के है। ब्लड थिनर मेरे को रोज़ लगता था। काफ़ी लोगों को लगता है कि जेस्टोन का जो इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरोन का वो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जिन लोगों को जेस्टोन की जगह सस्टेन का इंजेक्शन लगा है, क्योंकि मुझे दोनों इंजेक्शन लगे हैं एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग टाइम पे। और पहले मैंने जैसे बताया कि जेस्टोन का इंजेक्शन शुरू हुआ था, लेकिन मुझे ब्लीडिंग का जैसे इशू वगैरह आया था। मतलब फर्स्ट स्कैन से पहले जब मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, उसके बाद मुझे इंजेक्शन मेरा चेंज हुआ था। ठीक है, मुझे सस्टेन का इंजेक्शन लगने लगा था। तो जिन लोगों को लगता है कि जेस्टोन का इंजेक्शन पेनफुल है, सस्टेन का इंजेक्शन लगने के बाद उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि जेस्टोन का इंजेक्शन पेनफुल है। सस्टेन के इंजेक्शन में जो पेन होता है तो वो सिर्फ पेन नहीं होता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे तो बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जेस्टोन का इंजेक्शन भी थोड़ा पेनफुल हो सकता है, वो होगा। लेकिन सस्टेन का इंजेक्शन लगने के बाद मुझे लगता था कि नहीं, मेरे को वापस जेस्टोन का ही लगा दो, मुझे सस्टेन का नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बॉडी के लिए ज़रूरी है सस्टेन का इंजेक्शन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है सस्टेन के इंजेक्शन के बारे में। मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें सस्टेन के इंजेक्शंस के बारे में थे और लोगों ने कई जगह कमेंट किया था कि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है, थोड़ी स्पॉटिंग हो रही थी और मुझे डॉक्टर ने बोला कि सस्टेन का इंजेक्शन लगाओ। ऐसा नहीं कि आईवीएफ में ही ये इंजेक्शन लगता है या आईवीएफ प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लोगों को नॉर्मल, मतलब उन्होंने नॉर्मली कंसीव किया लेकिन उनको ब्लीडिंग का इशू हो गया, उस टाइम पे भी ये इंजेक्शन लगते हैं ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले। अब एक और बात, कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े थे उधर उस वीडियोस में डॉक्टर्स ने कमेंट नहीं किया था किसी में, या किसी ने या जो जिसने वीडियो बनाई उन्होंने कमेंट नहीं किया था। तो मैंने भी किसी किसी को वो कमेंट पे रिप्लाई कर दिया था। उनका क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों ने ये बोला था कि मुझे स्पॉटिंग हुई, ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे बोला सस्टेन का इंजेक्शन लगाओ। सस्टेन का इंजेक्शन लगाने को बोला और मुझे कुछ दिन बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और मेरा मिसकैरेज हो गया और मुझे सस्टेन के इंजेक्शन की वजह से मिसकैरेज हुआ। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, लेकिन सच ये है कि जो सस्टेन का इंजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन, उसके वजह से कभी भी मिसकैरेज नहीं हो सकता। ठीक है, एक्चुअली जब किसी को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हर केस में वो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का मतलब मिसकैरेज नहीं होता। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसका मतलब मिसकैरेज होता है। लेकिन जब मिसकैरेज होना होता है तो वो एक दिन में ज़रूरी नहीं है हो। ठीक है, कई बार मिसकैरेज में
जो होता है तो मिसकैरेज एक्चुअल में होने से पहले या भी थोड़े दिन पहले थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है। इसका मतलब थ्रेटेड मिसकैरेज होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस है। इसलिए डॉक्टर उस मिसकैरेज को बचाने के लिए वो इंजेक्शन देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन लग गया तो मिसकैरेज होगा ही नहीं। मिसकैरेज को कुछ हद तक कुछ फैक्टर्स को वो रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है एम्ब्रियो में, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, ठीक है, उसको जाना ही जाना है, मिसकैरेज होना ही होना है, तो सस्टेन का इंजेक्शन या कोई भी डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि सस्टेन के इंजेक्शन की वजह से मिसकैरेज हुआ। उनको उससे पहले से ब्लीडिंग हुई थी, तो अगर सस्टेन का इंजेक्शन नहीं भी लगता तो भी चांस थे कि उनको ऐसे अबॉर्शन या मिसकैरेज हो सकता था नेचुरली। अब सस्टेन के इंजेक्शन में जो पेन होता है वो पेन जो मतलब इंजेक्शन लगते टाइम जो पेन होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो स्किन जहाँ पे वो इंजेक्शन जैसे लगता है वो जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। उस स्किन को मतलब उसमें हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब हम बैठते हैं, उठते हैं या लेटते हैं तो हमें चुभता है। वो ऐसा लगता है जैसे मांस का एक बहुत हार्ड हो जाता है। और दिक्कत ये होती है कि हमें वो इंजेक्शन एक दिन नहीं लगता है, ठीक है। जैसे डिपेंड करता है कि हमें कितनी ब्लीडिंग हुई है, हमें उसके बाद भी हो रही है, ठीक है। तो फिर कुछ दिन तक हमें वो इंजेक्शन लगवाना पड़ जाता है। तो दिक्कत ये होती है कि हमें जब वो इंजेक्शन जो होता है ये मसल्स पे लगता है, ठीक है, स्पेशली जैसे बटक्स वगैरह में, ताकि वो थोड़ा उधर कम पेनफुल हो, ठीक है। इसका मतलब अगर बाकी जगहों पे लगेगा तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो बटक्स में भी लगने की वजह से बहुत पेनफुल होता है। तो वो जो स्किन होती है वो मतलब स्किन नहीं, मसल्स जो होती है ऐसी हार्ड सी हो जाती है, ठीक है। और दिक्कत ये है कि जब अगले दिन भी वो इंजेक्शन लगना होता है तो जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ लगाएं, क्योंकि हर जगह तो वो मांस ऐसे हार्ड सा हो गया होता है, तो जगह ही नहीं बचती जहाँ पे वो इंजेक्शन लगा सके। बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, तो फिर भी लगाना पड़ता है। और जब वो मसल्स हार्ड हो रखी होती है, ठीक है, उसी के ऊपर जब वो लगता है तब बहुत पेनफुल होता है। तो इसका यही सोल्यूशन होता है कि इसमें आइस लगाना पड़ता है, ठीक है। ठंडा आइस टॉवल में या किसी हैंकरचीफ में थोड़ा सा आइस, डायरेक्ट आइस मत लगाइए क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। तो इस वजह से आप हैंकी में किसी चीज़ में उसको रैप करके फिर उसको लगाइए, थोड़ी देर रखिए, ठंडक दीजिए। या कोल्ड कंप्रेसर्स भी आते हैं, ठीक है, उसको रखना ज़्यादा इजी है क्योंकि वो अगर आप बेड पे बैठे कहीं सोफ़े पे बैठे हैं तो उससे वो सोफ़ा या बेड गीला नहीं होता और आपको ठंडक भी मिल जाती है। तो मैं ऐसा करती थी, इससे रिलीफ मिलता था, ठीक नहीं होता था, ठीक। मुझे जब इंजेक्शन लगना भी बंद हो गए थे ना, उसके बाद भी मुझे 1 मंथ तक वो जगह जो थी वो मतलब वैसे की वैसे तो नहीं, बट हाँ थोड़ा ठीक होने में बहुत टाइम, 1.5 मंथ्स लग गए थे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ जेस्टोन का इंजेक्शन लगेगा तो ज़्यादा मत घबराइए, ठीक है। अब जिन लोगों को इंजेक्शन से ही डर लगता है उनको तो फिर जेस्टोन का इंजेक्शन भी पेनफुल ही लगेगा, बट बिलीव मी जेस्टोन का इंजेक्शन ठीक है, नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही लगेगा, ठीक है। लेकिन सस्टेन का मैं मजाक नहीं कर रही, फॉल्स होप नहीं दूंगी, वो पेनफुल होता है। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।